नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। ये एक हमारा एपिसोड है और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला। इनकी डिग्रियां इतनी है कि देखना पड़ता है लिखा हुआ। तो डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे मॉडरेटर और यूथ को प्रेरणा देने वाले सीए श्रेयस प्रभु सर, आप दोनों का स्वागत है। हम आज के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जब हम शुरू कर रहे हैं कि प्रभु से खास बात 4 इयर्स कंप्लीट कर रहा है दिसंबर में। तो हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा ज्यादा अवेयर करें, एजुकेट करें और शेयर करें, और ज्यादा ज्यादा हम रीडेवलपमेंट पे और रियल एस्टेट पे जो हमको आपको अवेयर करते हैं, ज्ञान की गंगा है, आप इस पर डुबकी लगाएं। किस तरह से लगा सकते हैं आप? इस वीडियो को शेयर करके लगा सकते हैं, यहाँ पर जो बताया जाता है उसको फॉलो करके लगा सकते हैं डुबकी। हम इस प्लेटफॉर्म पर आज का जो टॉपिक है हमारा द रीडेवलपमेंट गाइड, ये जो बुक आई है अमेजॉन और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, और इसके लेखक ऑथर है डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। यह प्लेटफॉर्म काफी अवेयर कर रहा है, एजुकेट करता है, लोकप्रिय होता जा रहा है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और रीडेवलपमेंट की बुक के साथ में आए, और ये बुक आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकती है डिस्काउंट रेट पे महासेवा के ऑफिस में, तो वो भी बताएंगे आगे जाके। तो आज हम रीडेवलपमेंट से रिलेटेड हर्षुल सावला जी से जानेंगे बहुत सारी चीजें। तो मैं इनके परिचय बता दूंगा, परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसी हस्ती है, हर जगह सेमिनार में मौजूद होते हैं और काफी सारी चीजें कर रहे हैं अभी रियल एस्टेट को बूस्टअप लाने के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर रियल एस्टेट हो, इस तरह की उम्मीदें की जा रही है। जब से रेरा आया है काफी सारी चीजें और नहीं आ रही है। तो हम ये कहेंगे रियल एस्टेट डेवलपर है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है और चेयरमैन है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च क्रेडा इंडिया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, खुद बताएंगे किस में रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने। और इनकी न्यू बुक अभी जो आई है, आपको मैंने बताया कि रीडेवलपमेंट गाइड, तो इसका आज हम जानेंगे इसमें क्या खासियत है, क्या है। तो आज का हमारा भी टॉपिक यही है। तो मैं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में हमारे साथ में 2 यूथ आज मौजूद हैं, और हम इस प्लेटफॉर्म में अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं कि यूथ इस प्रोफेशन में ज्यादा जुड़े, हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग आए और किस तरह से इंटरेस्ट ले, डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो उन सभी के लिए 2024 की विदाई है, 2025 आने वाला है। तो ये जो एपिसोड 28 तारीख को रिकॉर्ड होगा, हम रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं क्योंकि आप लोग भी सेलिब्रेशन में हो, तो ये वीडियो आप लाइव नहीं कभी भी दे सकते हो, लेकिन जो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे वो जरूर आपको इसका जवाब मिलेगा। तो इस खूबसूरत मोटिवेट लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत है, हमारे दोनों स्पीकर का स्वागत है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, मतलब सरकार अभी भी बनी तो कुछ नई चीजें करेगी। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है, कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। क्रेडा एमसीएचआई ने जो प्रपोजल दिया है, तो उससे लगता है वो जो ख्वाहिश है स्टेक होल्डर की, ऑल स्टेक होल्डर की, वो पूरी होगी। हमारे जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस उनको करेंगे आने वाले दिनों में, सेल्फ रीडेवलपमेंट का मामला हो या रीडेवलपमेंट का मामला हो। तो ऐसी खूबसूरत लाइन के साथ में प्लीज वेलकम डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला जी। प्लीज वेलकम सर। ये जो द रीडेवलपमेंट गाइड क्या है? सो रीडेवलपमेंट जो विषय पहले मुंबई सिटी का ही विषय हुआ करता था। मुंबई में लैंड बहुत कम है, पानी तीनों तरफ है, तो उस वजह से रीडेवलपमेंट ही एक ऑप्शन था कि इस सिटी को कैसे ग्रो किया जाए, और वर्टिकल जाने के सिवाय इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। पर आज जैसे कि माहौल है इंडिया का, रीडेवलपमेंट मुंबई को छोड़ के थाने, नवी मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, ये सारे सिटीज में होना शुरू हो गया, नासिक, ये सब सिटीज में शुरू हो गया। तो ये समय ज्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से अगले 10 साल में 100 सिटीज के अंदर रीडेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया, क्योंकि जो भी प्राइम सिटीज है, जो भी प्राइम सबर्ब्स है, प्राइम माइक्रो लोकेशंस है, उसके अंदर लैंड फाइनाइट है, लैंड मैन्युफैक्चर नहीं होती, और जहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और इमारत की लाइफ एवरेज 30 से 40 साल रहती है। अब 40 साल के बाद आप सिर्फ उसको एक इंजेक्शन देके उसकी लाइफ 5-5 साल बढ़ा रहे हो, बट अल्टीमेटली 30-40 साल के बाद उस इमारत को रीडेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। एफएसआई नॉर्म्स सारे गवर्नमेंट, लगभग स्टेट गवर्नमेंट ईज आउट करते जा रहे हैं टू फैसिलिटेट वर्टिकल डेवलपमेंट। एक जमाना था कि बॉम्बे में 10 माला 12 माला मतलब एक हाई राइज बिल्डिंग कही जाती थी। आज 50 माले की बिल्डिंग कम से कम 50
बॉम्बे में बन रही है। बिल्कुल। तो इसके चलते हुए रीडेवलपमेंट एक नेशनल सब्जेक्ट बन गया है। रीडेवलपमेंट अब मुंबई का सब्जेक्ट नहीं रहा है। लेकिन रीडेवलपमेंट में अक्सर क्या होता है, लैंड जो ऑक्यूपेंट है वहां के, जो वहां के रहवासी है, वो लैंड लेके आते हैं और डेवलपर के साथ एक प्रकार की पार्टनरशिप करते हैं, जहां पे डेवलपर अपना स्किल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लेके आके वहां पे एक डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अक्सर इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रोमिस किए जाते हैं डेवलपर द्वारा, वो फुलफिल काफी बार नहीं हो पाते और उस वजह से वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है, क्योंकि इसमें जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्किन इन द गेम, वो ज्यादा रहती नहीं है, क्योंकि लैंड तो लेके आ रहे उधर के ऑक्यूपेंट्स लोग और डेवलपर का रोल और उनका फाइनेंशियल कमिटमेंट काफी लेट आता है। तो इसके लिए जो सोसाइटी एक्ट है, उन्होंने एक 79 गाइडलाइंस बनाई है, बट वो गाइडलाइंस आइडियल है, उसे फॉलो सब जगह की नहीं जाती है, प्लस उसमें फॉलो करने के भी साथ कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है। तो मेरा एक प्रयास क्या था कि रीडेवलपमेंट गाइड में, जैसे बैंक में मैं हमेशा कहता हूँ एक केवाईसी रहता है, नो योर कस्टमर, तो वैसे हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी रिक्वायर्ड है नो योर डेवलपर, KYD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके डेवलपर को जाने, तो किस पैरामीटर्स पे जाने वो इसके अंदर लिखा गया है। दूसरा, हर कोई भी चीज को अगर साइंटिफिकली किया जाए तो एक चेकलिस्ट बनता है कि ये चेकलिस्ट को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट होगा, सारे पैरामीटर देखे जाएंगे। तो वैसे मैंने एक डिवाइस किया है, द रीडेवलपमेंट चेकलिस्ट, और वो चेकलिस्ट मैंने बुक में दिया है, जिसमें अगर वो चेकलिस्ट को आप रन डाउन करेंगे किसी भी डेवलपर के साथ उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो इट विल बी अ वेरी 360 डिग्री कवरेज। और ये प्रयास इसके लिए किया गया है ताकि आप कोई भी शहर में इंडिया के या ग्लोबली आप अगर रीडेवलपमेंट कर रहे हो, अगर ये दो चीज अगर आपने चेक कर ली, नो योर डेवलपर और द रीडेवलपमेंट चेकलिस्ट, तो एक किस्म से यू आर 90% रिस्क फ्री। 10% मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, गवर्नमेंट, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, तो ये सब का भी एक रोल रियल एस्टेट में हमेशा से रहा है। बट एटलीस्ट जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, जिसपे आपका कंट्रोल है, वो आप अश्योर कर सकते हो कि वो आप सटीक रहे। इसको छोड़ के रीडेवलपमेंट गाइड में मैंने स्कोप इस तक सीमित नहीं रखा है। आज सबसे बड़ी समस्या मुंबई के अंदर है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की। तो ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को कैसे रिवाइव किया जाए, ताकि जो भी लेगेसी इशू बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक पुराने इश्यूज, जिससे एक बहुत ही बुरी छवि रियल एस्टेट इंडस्ट्री की और डेवलपर्स की बन गई थी, और एक ऐसा मसला जो दलदल जैसा बन गया, अगर हम एक बाजू जाते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ते हैं तीसरा छूट जाता है। तो इसको कैसे सुलझाया जाए, इस पहेली को स्टॉल प्रोजेक्ट्स की। और ये हजारों घर है जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए भी एक सोल्यूशन दिया गया है। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसे मैं कहता हूं कि डेंजरस और डाइलैपिडेटेड बिल्डिंग्स को कैसे डील किया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सोसाइटीज को छोड़ के लैंड ओनरशिप पगड़ी फॉर्मेट में भी होती है, जिधर टेनेंटेड बिल्डिंग जिसे कहते हैं, और लैंडलॉर्ड अक्सर उस बिल्डिंग में रहते नहीं है। रेंट कंट्रोल एक्ट के चलते हुए उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है उसके डेवलपमेंट में, प्लस उनके इश्यूज रहते, तो इसको कैसे सुलझाया जाए वो कहा गया है। और फाइनल जो सबका आजकल फैशन में चल रहा है और जो फेवरेट टॉपिक चल रहा है, सेल्फ रीडेवलपमेंट। मैं खुद एक डेवलपर हूँ, लेकिन एज अ ऑथर एक डेवलपर आपको सजेस्ट कर रहा है, मतलब एज ए ऑथर मान लो, एज ए एडवोकेट, आपको एज ए डॉक्टर जो PhD की इन्होंने रियल एस्टेट में, उस बेस पे ये बता रहे हैं कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में एक ऑप्शन है जो बेस्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स। सो मैं खुद एक डेवलपर हूँ, तो कहा जाता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन मेरा मानना है एज अ ऑथर एक ऑप्शन जब हम रीडेवलपमेंट सोचते हैं तो हमें सेल्फ रीडेवलपमेंट भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और उस एक्सप्लोरेशन के क्या पॉइंट्स है, अक्सर होता यह है कि मीडिया सिर्फ सेल्फ रीडेवलपमेंट का एक पॉजिटिव स्टोरी पेंट करती है, लेकिन जैसे एक स्टार्टअप में कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे 100 फेल्ड स्टार्टअप्स है, और फेल्ड स्टार्टअप्स के बारे में कोई नहीं बताता। हर कोई एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की स्टोरी बताता है जो यूनिकॉर्न बन गया और $1 बिलियन वैल्यूएशन आया, बट 100 प्रमोटर्स जो उसको मीट नहीं कर पाए वो कभी दिखाया नहीं जाता। और फिर अक्सर कोई भी एक जब स्टार्टअप खोलता है, उसको अपने जिंदगी के 5-7 साल के बाद पता चलता है कि ये तो इतना रोजी पिक्चर नहीं था जितना मीडिया ने पेंट किया था। तो मैं थोड़ा कंसर्न था कि सेल्फ रीडेवलपमेंट को लेके पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज इतनी पेंट की जा रही है, बट उसके साथ उसमें कौन से फैक्टर्स है जो हमें पता होने चाहिए।
इट शुड बी अ वेल अवेयर कंसर्न डिसीजन मेड। मतलब आपको सारे फैक्ट्स फिगर्स पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए और फिर उस तरफ जाइए, क्योंकि 200 फुट का लोगों को 600 फुट का घर मिल रहा है, इसके लिए रीडेवलपमेंट करना, तो ये गलत हाइपोथेसिस और बेसिस बनता है। तो इसे मैंने सेल्फ रीडेवलपमेंट में उसका मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसके कंसर्न पॉइंट्स और केस स्टडीज दोनों, जो सक्सेस है और जो फेलियर है, ये दोनों मैंने बताई और उसका कारण क्या है। क्योंकि अक्सर सेल्फ रीडेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जिसमें सभी की सहमति होना जरूरी है। रीडेवलपमेंट में 51% की सहमति होना जरूरी है। सेल्फ रीडेवलपमेंट में आप ही डेवलपर हो, आप ही प्रमोटर हो, तो उसके रिस्क क्या है, उसका कैपिटल लाने की क्या डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है, उसमें किस प्रकार से एकजुट होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिसेंडिंग मेंबर का ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ये सब बातें उस बुक में की गई है और ये एक प्रयास रहा है कि जब भी आप आपकी लैंड को रीडेवलपमेंट में लेके जाए तो सेल्फ रीडेवलपमेंट भी एक ऑप्शन है, ये सोचिए। रेगुलर रीडेवलपमेंट करते हो, कन्वेंशनल जिसे हम बोलते हैं डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट, तो उसमें क्या चेकलिस्ट और केवाईडी होना चाहिए वो भी सोचिए, और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके एक अच्छा पीएमसी, सॉलिसिटर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट अपने पैनल पे रख के आगे बढ़िए। बिल्कुल Yes, बिल्कुल। yes. वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस बुक के बारे में और तमाम जो सवाल हैं हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड, रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सवाल करेंगे पब्लिक के बिहाफ पे, सोसाइटी के बिहाफ पे, सीए श्रेष्ठ प्रभु। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने कहा था कि द रीडेवलपमेंट गाइड किस तरह से गाइड करेगी, काफी सारी चीजें इनमें, रीडेवलपमेंट चेकलिस्ट, डेंजरस बिल्डिंग्स, रिवाइवल स्टॉल प्रोजेक्ट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट पे काफी सारी स्टडी की है ऑथर्स और डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला जी ने। तो सर, लोगों के सवाल में जिज्ञासा, उम्मीद और बढ़ जाएगी आपको, तो हम चाहेंगे श्रेष्ठ जी आप सवाल। ऑफ कोर्स, जैसे सर ने बोला कि आपने भी बोला जैसे कि ये जो बुक है इसके थ्रू आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। ऑफ कोर्स हम ये नहीं सजेस्ट करेंगे आप डेवलपर लेट जाए सेल्फ डेवलपमेंट, एंड थ्रू द बुक आप वही सजेस्ट करो कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लीजिए। तो मेरा बस उसी इस पे एक आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मली एक सोसाइटी अगर डेवलपर लेड में जाता है, सो आपने जैसे बोला ना केवाईडी, नो योर डेवलपर, आप उस पर थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो कि अगर मैं एक सोसाइटी हूँ, इफ आई वांट टू चूज अ गुड डेवलपर, या मेरे को डेवलपर आ रहा है टेंडर करके, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वेदर अ गुड डेवलपर है कि नहीं। जैसे हम नॉर्मली क्या सजेस्ट करते हैं कि आप उनका रेरा का बैकग्राउंड चेक कीजिए कि रेरा में क्या उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं, वो एक तरीके का बैकग्राउंड हो जाता है। और भी अगर आप कुछ बता सकते हैं टिप्स जो नॉर्मली सोसाइटी को कंसिडर करने चाहिए व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ डेवलपर लेड मॉडल। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये बनाने का कारण कि आप नो योर डेवलपर क्यों मैंने ये चेकलिस्ट बनाया है, क्योंकि केवाईसी जो रहता है, नो योर कस्टमर, उसमें आपके पैन कार्ड से आपकी पूरी कुंडली मैप की जाती है, फाइनेंशियल कुंडली। बिल्कुल। अब होता क्या है कि रेरा प्रोजेक्ट के लिए है, रेरा प्रमोटर के लिए नहीं है। तो आपको रेरा थ्रू प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन प्रमोटर की हिस्ट्री नहीं पता चलेगी। और ये जो गैप है कि जहां पे आपको प्रमोटर के बारे में नहीं पता चल रहा है लेकिन उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता चल रहा है, उसको ब्रिज करने ये केवाईडी बनाया गया। अब केवाईडी है क्या? केवाईडी एक बहुत सिंपल तरीका है। रीडेवलपमेंट हमेशा कहा जाता है कि एक आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना है, और साइंस है क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हर सोसाइटी बहुत अच्छे से करती है,
एक्स्ट्रा एरिया कितना मिल रहा है, रेंट कितना मिल रहा है, कॉर्पस, और उसका एक स्कोरबोर्ड बना देती है, 10-12 बिल्डर का नाम जोड़ देती है और एक पूरा स्क्रीन पे लगा देती है, बराबर है। और फिर अक्सर बोलती है ये हमको हाईएस्ट दे रहे तो हमको एक इनके summary साथ type, एक जाना है। study रिपोर्ट बना के जो अच्छा दे रहा है अपने को उसके जाते हैं। एक एक्सेल एनालिसिस बना देती है। बिल्कुल। तो ये साइंस पार्ट हो गया जिसको हम क्वांटिटेटिव पार्ट बोलते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्वालिटेटिव पार्ट। क्वालिटेटिव पार्ट है जहां पे अक्सर मेजॉरिटी सोसाइटीज मैंने देखी है मात खाती है, क्योंकि वो जो आर्ट है ऑफ सिलेक्टिंग द राइट डेवलपर वो नहीं कर पाती है। बिल्कुल। तो ये फैक्टर्स है केवाईडी। तो मैंने इस क्वालिटेटिव पार्ट को साइंटिफिक तरीके से एक पैरामीटर्स बना। अब ये पैरामीटर्स क्या है मैं आपको संक्षेप में बोलता हूं कि आज अगर एक डेवलपर आपकी सोसाइटी के लिए पिच कर रहा है तो उसने फॉर एग्जांपल वो पिच कर रहा है दादर शिवाजी पार्क पे। ओके। तो दादर शिवाजी पार्क में अगर वो पिच कर रहा है तो उसको क्या दादर मार्केट, दादर वेस्ट माइक्रो मार्केट का अनुभव है? ओके। रियल एस्टेट को अक्सर माइक्रो मार्केट बिजनेस कहा जाता है क्योंकि क्योंकि हर 2 किलोमीटर पे सिनारियो बहुत change चेंज हो जाता है। और मुंबई में 30% इंडिया का ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट सेल माना गया है। तो मतलब जो 6 से 7 राज्य का मिलके जितना सेल होता है इंडिया के उतना एमएमआर के अंदर होता है। तो जब 7 स्टेट का जितना वॉल्यूम जनरेट करता है तो नेचुरल है हर 2 किलोमीटर में चेंजेस आना है। डीसीपीआर जिस बुक के बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं वहां पे भी 34 अलग अलग सेक्शंस है जिसके अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। तो जब इतनी वैरायटी हो तो माइक्रो मार्केट एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी हो जाती है। ओके। और उस वजह से मेरा हमेशा कहना है कि अगर आप एक दादर शिवाजी पार्क का प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस दादर वेस्ट एरिया के अंदर क्या है। अगर आप कोई बोरीवली का डेवलपर हो जो दादर वेस्ट में एम्बिशन रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन अनुभव बोरीवली का और दादर वेस्ट का शायद बहुत सेम ना ना हो। तो ये एक पैरामीटर बन जाता है कि माइक्रो मार्केट की में काम क्या किया है। ऑफ कोर्स। दूसरा रीसेंसी किया है दादर वेस्ट में, लेकिन 20 साल पहले, 10 साल पहले, तो रनिंग जो भी हो रहा है उससे हम कितने कनेक्टेड है, अप टू डेट है, वो बहुत जरूरी फैक्टर बन जाता है। तीसरा, मेरे हाथ में कितना काम है, मेरी प्लेट में कितना खाना है। अब मेरी प्लेट में पूरा खाना सजा हुआ है तो मैं पहले उसे खाऊंगा। हाँ, मुझे आता हुआ डेजर्ट पसंद है, लेकिन वो डेजर्ट की जगह तब बनेगी जब ये पूरा प्लेट खाली होने वाला है। बराबर है। तो जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो आज मेरे अगर ऑलरेडी 7 प्रोजेक्ट ऑन फ्लोर है, चालू है, और मैंने ऑलरेडी 2000 करोड़ का कमिटमेंट कर रखा है टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो नेचुरल है कि ये 8वां प्रोजेक्ट का नंबर तो थोड़ा लेट ही आने वाला है पैकिंग ऑर्डर में। ऑफ कोर्स। तो वो समझना जरूरी हो जाता है कि वर्क इन हैंड कितना है। ऑफ कोर्स। दूसरा दूसरा एक पैरामीटर है कि ये कंपनी जो है किस उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन डायरेक्टर्स है, कौन पार्टनर्स है, इस पर्टिकुलर कंपनी का रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या ये नई बनाई गई है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्या ये पेरेंट कंपनी है, क्या ये लिस्टेड कंपनी है, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका बैंकिंग पार्टनर्स कौन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शाता है। दूसरा, इसके बाद का जो पैरामीटर एक है कि आपके फाइनेंस पार्टनर्स कौन है। तो इससे एक थोड़ा सटल हिंट लिया जा सकता है। अगर आपको नाम आए HDFC, ICICI, कोटक, तो ये बहुत ही ग्रीन फ्लैग होता है क्योंकि इनके ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उस बैंक्स से अगर आपने कुछ व्यवहार किया है तो नेचुरली आपका गवर्नेंस भी थोड़ा हाई ही रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। फिर आपके जो रीसेंट 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उसका विजिट बहुत जरूरी हो जाता है, और उस लेटेस्ट 4, और लेटेस्ट 4 इसके लिए जरूरी है क्योंकि उसमें आपकी जो प्रोक्योरमेंट टीम है, आपकी एग्जीक्यूशन टीम है, उसका डायरेक्ट परफॉर्मेंस उधर दर्शाता है। ऑफ कोर्स। अब आपने एक हिट पिक्चर दी है 10 साल पहले तो गदर 2 तो हो सकती है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि 10-20 साल पहले की हिट वाला आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है। तो गदर 2 का रिस्क लेना नहीं चाहिए। हमें इसमें ये देखना चाहिए कि रीसेंसी ऑफ कंप्लीशन क्या किया है, और रीसेंसी ऑफ कंप्लीशन से आपको जब साइट पे जाते हो तो आप उधर के लैंडलॉर्ड और टेनेंट से भी मिलिए, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनसे रिव्यू ले लीजिए। उनसे रिव्यू ले लीजिए कि व्यवहार कैसा हुआ, रेंट टाइम पे मिला के नहीं, जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवरी मिला जो एमिनिटीज डेवलपर ने प्रॉमिस किया था वो दिए कि नहीं, वो मिला। डेवलपर जो शुरू में मिल रहा था
क्या प्रोजेक्ट के दौरान मिला कि मिला नहीं, कि नहीं मिला। कि उनका स्टाफ ने इंटरेक्ट किया, या जो भी XYZ। तो ये पैरामीटर्स रीडेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीडेवलपमेंट एक कस्टमाइज्ड 1-to-1 अप्रोच वाली एक बुटीक चीज है। Of course. रीडेवलपमेंट कोई ओपन लैंड का डेवलपमेंट नहीं है। तो इसमें प्रमोटर एक्सेसिबिलिटी कैसी है, या जो प्रमोटर का स्टाफ है क्या वो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली, या वो स्टाफ का 15-20 साल से वही कंपनी में, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, उनका फीडबैक कैसा है। अगर आपने कोई समस्या दी है तो उसका रेजोनेंस, और ये जो रिसेंट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है उसके टेनेंट्स और उसके ओनर्स ही बता पाएंगे कि उनका अनुभव कैसा था। वो लोग एक्चुअल रियल फीडबैक भी देंगे। रियल लाइफ फीडबैक देंगे, और इसे अक्सर जैसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अनुभव भी रिपीट करते हैं अक्सर। Of course. तो ये जो सारी चीजें हैं, 8-10 चीजें मैंने बताई और काफी और ज्यादा बुक में है, ये अगर आपने ध्यान रखा एज अ चेकलिस्ट, तो मेरे हिसाब से आपका जो रीडेवलपमेंट जर्नी है वो काफी स्मूथ हो सकता है। Of course. बिल्कुल। KYD एक ऐसी चीज है जो आपने बताई, उसमें बहुत सारी चीज समाहित है जिससे आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं अपनी रीडेवलपमेंट में जाने के पहले। सर, जैसे देखा गया है कि स्टॉल प्रोजेक्ट भी आपने ऐड किया है इसमें। स्टॉल प्रोजेक्ट अभी एक डाटा आया है कि 48,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर है एज पर महारेरा, और उसमें से 10,000 स्टॉल प्रोजेक्ट है। और ये तो रहे महारेरा के, लेकिन महारेरा नहीं आया था उसके पहले से भी वो जो स्टॉल प्रोजेक्ट है। जैसे आपने रेमेडी दी कि आप रोल ऑफ NCLT हो सकता है, IBC हो सकता है, स्वामी फंड्स हो सकता है, बेड फंड, स्लम, ऐसे केस स्टडी किया। तो ओवरव्यू क्या कहेंगे कि एक बड़ा मुद्दा है रियल एस्टेट के लिए, आप बोल सकते हैं कलंक भी है स्टॉल प्रोजेक्ट। तो उसमें ओवरव्यू क्या बोलेंगे कि ये जो है, जो बिखरे हुए लोग हैं, बायर्स मतलब होम बायर्स बिखरे हुए हैं, लैंड ओनर अलग बिखरा हुआ है, जो डेवलपर वो कहीं ऑफ हो गया, ऐसा बहुत सारे ऐसे केस स्टडी। तो इस बारे में क्या कहेंगे स्टॉल प्रोजेक्ट आपने सही कहा, ये एक रियल एस्टेट सेक्टर पे एक ऐसा बोल्ट है, ऐसा कलंक है जिसे निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी बुरी मेमोरीज है, जिससे एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ होता रहता है इंडस्ट्री के बारे में। और इंडस्ट्री वैसी नहीं है। अगर आप देखो कि जो भी प्रोजेक्ट्स रेरा के आने के बाद प्लान हुए थे, उसमें कितने प्रतिशत स्टॉल्ड है, तो आपको दिखेगा कि ये 5% भी प्रोजेक्ट्स वहां पे स्टॉल नहीं हुए रहेंगे। लेकिन स्टॉल प्रोजेक्ट का इशू एक लेगेसी इशू है, मतलब रेरा के आने के पहले के जो प्रोजेक्ट स्टॉल थे वही रिफ्लेक्ट होते आ रहे हैं मीडिया में ऐसा नंबर। और उसका कारण है कि रेरा ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई होता है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू है उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मीडिया को पहले तो मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि आप सेग्रीगेट कीजिए बरोबर कि रेरा के करो उस Yes. subject को फिर देन पब्लिश होना करेक्ट। चाहिए। तो रेरा आया था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के शुरू हुए प्रोजेक्ट्स में के स्टॉल प्रोजेक्ट का कैटेगरी अलग होना चाहिए, और रेरा आने के बाद जो रजिस्टर हुए, जो नए प्रोजेक्ट शुरू हुए, उनमें से स्टॉल प्रोजेक्ट का कैटेगरी अलग होना और चाहिए। इसीलिए महारेरा ने लेप्स एक अलग वर्ड दिया है, Exactly. लेप्स, ताकि उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये दो जब आप बाइफर्केशन करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और मेरा मानना है कि रेरा के आने के बाद स्टॉल प्रोजेक्ट्स 5% भी नहीं है। ये जो भी रिपीटेडली आ रहे नंबर्स, वो ज्यादातर पुराने लेगेसी इश्यूज हो। अब हुआ क्या था, जब रेरा आया था तो रेरा को हम कहेंगे शर्मा जी का बेटा, जिससे मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस थी, जिसे माना गया था कि एक जड़ी बूटी है जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब वो ऐसे तो होने नहीं वाला है, वो कोई मैजिक तो है नहीं रेरा के पास। और रेरा इतना सैडल्ड है एग्जिस्टिंग कामों से कि उसको आप बोलो कि एक एक्स्ट्रा हाथ निकाल के ये सब सॉल्व करे, ये पॉसिबल नहीं। हाथ तो 2 ही होते। अब रेरा से अपेक्षित है कि 12 हाथ हो और बाकी 10 चीजें भी सॉल्व करे। तो रेरा से उम्मीद इतनी ज्यादा हो गई थी इंडस्ट्री को कि वो एक हाइप जो क्रिएट हो गया था, और उस वजह से नंबर बार बार आते। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सोल्यूशन इसका बोलूं, तो सबसे सक्सेसफुल स्टॉल प्रोजेक्ट रेजोल्यूशन स्टोरी कौन सा है, तो पतराचौल का है। पतराचौल में क्या हुआ था, जिस वजह से वो सॉल्व हुआ था, एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन हुआ था। पतराचौल को बोला गया था कि इसे हम DCR के दायरे में नहीं देखेंगे, पतराचौल को हम आउट ऑफ बॉक्स देखेंगे। और एक उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी गई थी म्हाडा BP को, जिसके बेसिस पे इसको सॉल्व किया था, और कोर्ट ने सपोर्ट दिया था उस चीज को। अब ये एक लीड एग्जांपल है, क्योंकि स्टॉल प्रोजेक्ट की जो समस्या है वो रेगुलर समस्या नहीं है। अगर आप अपने कायदे कानून से अगर देखेंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होने वाला है।
इसके लिए एक सेपरेट बॉडी रिक्वायर्ड है जो केवल फोकस करेगी स्टॉल प्रोजेक्ट के सोल्यूशन के लिए। दूसरा, इसमें थोड़ा डीसीआर से बाहर जाके भी सोल्यूशन लाने की, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाने की जरूरत है, जिसको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। और हाई कोर्ट ने सपोर्ट दिया था पत्राचौल में, उस वजह से आज हजारों लोगों को घर मिलने वाला है। तो वन टाइम फॉर ऑल एक स्टॉल प्रोजेक्ट बॉडी बनानी चाहिए जिसकी लाइफ ही 5 साल होनी चाहिए। उसका काम ही है कि अगले 5 साल में ये सारा बैकलॉग क्लियर करे और फिर वो डिसॉल्व हो जाए, उसका काम आगे रिक्वायर्ड ना हो, इतना फ्रेमवर्क अवेलेबल है। और वो बैकलॉग क्लियर करने के लिए हम डीसीआर के अगर बाहर जाएंगे, थोड़ा एडेड इंसेंटिव एफएसआई मिल जाए, क्योंकि स्टॉल प्रोजेक्ट क्या है जिसमें ज्यादा सेल हो गया है, अब उसमें एफएसआई नहीं बची कि उसको वापस जिंदा किया जाए, तो आप कितना भी उसको एनालिसिस करो उसमें सोल्यूशन आना मुश्किल है। उसका सोल्यूशन यही है कि उसको एक इतनी इंसेंटिव दो जितना ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएटेड है, ताकि वो कंज्यूम करके वो खत्म कर सके। रियल एस्टेट में मैं हमेशा कहता हूँ 200 प्रॉब्लम्स है, पर 200 प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक जगह से ही आता है, उसे बोलते हैं हम एफएसआई। तो एफएसआई से ये सारे 200 प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। और वो एफएसआई का सोल्यूशन स्टॉल प्रोजेक्ट का डीसीआर में नहीं है, क्योंकि डीसीआर का तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड कर चुके हैं। तो ये एक स्टॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है करना, और जितना जल्दी करेंगे उतना इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन बार बार एक अच्छी ग्रोथ के साथ हमेशा ये एक स्टॉल प्रोजेक्ट की स्टोरी आ जाती है जो कहाँ तो मजा किरकिरा कर देती है। तो ये मेरे हिसाब से करती है इंडस्ट्री को, एग्जैक्टली। और वो एक जो लाखों लोगों की जीवन की जमा पूंजी जो डिस्ट्रॉय हो गई है, उसका जो मेमोरीज है और उसका जो सदमा है जो लोगों को पहुंचा है, वो उनको बाहर निकालना जरूरी है। तो ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी इसे करना, सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, SSE। तो वो कंपनियां आएगी, एनजीओ, और वो इनिशियली जो 10 करोड़ 5 करोड़ जो भी इनिशियली होगा उसमें उसको टेक ओवर करके, वाइब्रिटी करके, रिसर्च करके उसको गो हेड करेगी। तो ये काफी सारी कंपनियां लिस्टेड हुई है SSE में, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये एक अच्छा मुहिम है, ऐसे सरकार काफी। और ये मैं बोलता हूँ फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का घर मिलना, और अगर कुछ ऐसा एक हादसा हो गया है तो उसको सॉल्व करना भी सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, और ये गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से पत्राचौल इज अ परफेक्ट एग्जांपल। आपको इतना बड़ा सोल्यूशन अगर रिजॉल्व कर दिया आपने, तो ये बाकी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आपने बोला अभी, जैसे हम लोग आइडिया थे अबाउट द रीडेवलपमेंट गाइड आपके बुक के बारे में। एक और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने डिस्कस किया जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है, अबाउट सेल्फ रीडेवलपमेंट। अभी लोग आजकल क्या सोचते हैं कि हमको डेवलपर जो भी है, जैसे डेवलपर आके वो जैसे स्टॉल प्रोजेक्ट में चले जाएगा या डेवलपर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेगा, तो उससे अच्छा हम ही सेल्फ रीडेवलपमेंट जाते हैं। बट जैसे हमने भी जितना समझा, ऑफकोर्स सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा मॉडल है, एंड ऑफकोर्स हर सोसाइटी को एक कंसिडर तो करना ही चाहिए। बट उसमें भी क्या हो जाता है, कभी कभी लोग जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा एरिया या एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के लिए ना वो लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं। उनको एक थोड़े प्री रिक्विजिट्स भी उनको पते होने चाहिए। जैसे आपने बोला ना, फाइनेंशियल स्टेटस भी उनका एक होना चाहिए। आप क्या, अगर कुछ कॉर्पस में पैसा ही नहीं है तो आप सेल्फ डेवलपमेंट सोचना भी बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, और आपको बैंक भी लोन बहुत डिफिकल्ट तरीके से देते हैं। आजकल बैंक में अगर लोन देना है वो लोग बोलते हैं आपको एक IOD या CC अगर आएगा तो ही हम देंगे आपको। एग्जैक्टली। सो आप सेल्फ रीडेवलपमेंट, मतलब इफ सोसाइटी हैज टू कंसिडर सेल्फ रीडेवलपमेंट मॉडल आल्सो, आई नो वो एक आपके लिए एज अ डेवलपर थोड़ा ये रहेगा, बट जस्ट अ सोसाइटी इफ उनको अंडरस्टैंडिंग देना है कि अगर आपको कंसिडर करना है तो व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड कंसिडर एज अ प्री रिक्विजिट टू कंसिडर बिफोर गोइंग फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सेल्फ रीडेवलपमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। डेवलपर्स जो ये वर्ड है, या डेवलपर ब्रीड का एग्जिस्टेंस 40 साल पुराना ही है, पर 40 साल पहले 100 सालों तक डेवलपमेंट तो होते रहा है। बराबर। आज शहर बने, सिटी बने, और वो कैसे होता था? एक लैंडलॉर्ड उधर बिल्डिंग बनाता था अपने फंड से, एक आर्किटेक्ट को रखता था, एक इंजीनियर को रखता था, एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता था और बना देता था बिल्डिंग। बराबर है। दूसरा, सोसाइटीज, अंधेरी जहां हम है वहां पे भी एक सोसाइटी है जहां पे लोगों ने मिलके, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कपोल कम्युनिटी, कपोल कम्युनिटी के लोग ने मिलके अपनी कम्युनिटी के लिए घर बनाया। तो अल्टीमेटली वो क्या है? वो एक सेल्फ रीडेवलपमेंट ही था। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट तो इंडिया में 100 सालों से चलते आ रहा है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक
ऑफ ट्रैक डिस्कशन है फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप वर्ड नया है, लेकिन होते तो कम से कम 50 साल से आ रहा बराबर है। है। आप कोई भी गुजराती मारवाड़ी फैमिली को पूछो तो वो सब प्रॉपर्टी मिलके लेती है और उसे हम फ्रैक्शनल ओनरशिप ही यही कहते हैं, बोलते 5% 10% भाग लेके। तो ये जो सेल्फ रीडेवलपमेंट है, पहले तो मैं बोलूंगा ये पुराना कॉन्सेप्ट है और ये ट्राइड टेस्टेड डन कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। पर आज के लॉज के हिसाब से ये हमें जो थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए सोसाइटी को, अच्छी बातें तो हमको मीडिया ने हाईलाइट कर दी, सक्सेस स्टोरीज दे दी, उसके जो बेनिफिट्स है वो तो हमको पता है, लेकिन उसके क्या कंसर्निंग फैक्टर्स है वो मैं आपको कहना चाहूंगा। तो 3-4 चीजें जो मैं हाईलाइट करूंगा, बुक में काफी विस्तार में मैंने इस पे चैप्टर्स लिखे, लेकिन 3-4 खास चीजें। पहली चीज जो आपने राइटफुली कही, फाइनेंस एक रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लाइफ ब्लड होता है। बराबर है। अब ऐसी एक प्रमोटर जिसमें 20, 25, 100 सोसाइटी के मेंबर्स मिलके बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेफ नहीं फील करती पैसा लैंड करने के लिए। बराबर है। आज एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो लार्ज स्केल पे सेल्फ रीडेवलपमेंट करती है, बट अगर रिक्वायरमेंट 100 रुपए की है तो 50 पैसा मिल रहा है। बराबर है। 99.5 रुपीज का गैप अभी भी खुला पड़ा है। थोड़ी एनबीएफसीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी लेंड करती है रीडेवलपमेंट को, बट 18% और 24% पे। 18% और 24% के बाद आपने डेवलपर को रिप्लेस कर दिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो वाइबल ही नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज इस स्पेस के अंदर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो जिसका मीनिंग है हर मेंबर को अपने जेब से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या थोड़े मेंबर्स को पैसा डालना पड़ेगा और एरिया परचेज करना पड़ेगा ताकि वो प्रोजेक्ट शुरू हो। तो ये एक महत्व का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा गैप फंडिंग। आज जो आपने सही तरीके से हाईलाइट किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आ भी जाए तो वो आएंगी कभी, जब भी आपकी आईओडी, सीसी और सब अप्रूवल्स आ जाते हैं। बीएमसी रिचेस्ट बॉडी ऑफ एशिया ऐसे ही नहीं बनी है, वो 30 से 35% प्रोजेक्ट कॉस्ट का पहले वसूल कर लेती है सीसी के पहले। अब जब आपका 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 35 करोड़ की लागत डे 0 पे लग जाती है, जब आपने बिल्डिंग तोड़ी है, तो वो पैसा आएगा कहां से? वो 35 करोड़ लाना पड़ेगा मेंबर्स से, क्योंकि बैंक्स देंगी नहीं। तो ये एक चिकन एग सिचुएशन हो गया है कि अंडा पहले या मुर्गी, तो फाइनेंस पहले या अप्रूवल। तो ये वाले किस्से में सेल्फ रीडेवलपमेंट मेरे हिसाब से 100 में से 90 फेल हो जाते, क्योंकि सीसी के पैसे ही नहीं रहते और पैसे देने वाले 24% पे देते, या पैसा देने वाले बोलते सीसी लाओ पर मैं पैसा दूंगा। अरे बट सीसी लाए कैसे? तो ये दूसरा मुद्दा है जो हमें सोच लेना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो अहम मुद्दा है, जिस वजह से फाइनेंस अटक जाता है, 100% टाइटल की क्लैरिटी। अगर सभी मेंबर्स का टाइटल क्लियर नहीं है और सभी मेंबर्स कंसेंट नहीं दे रहे, तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट फेल हो जाता है और उसमें फाइनेंस तो अवेलेबल नहीं रहता है। और बिना फाइनेंस की अवेलेबिलिटी आज की तारीख में कोई भी प्रोजेक्ट को आगे ले जाना मुश्किल काम है। कस्टमर्स भी जो फ्लैट खरीदते एक टाइटल रिपोर्ट मांगते हैं, रेरा भी टाइटल रिपोर्ट मांगता है, वो टाइटल रिपोर्ट मिल नहीं पाता है क्योंकि आपके कंसेंटिंग डिसेंडिंग मेंबर्स का या कोई इश्यूज हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चेक कीजिए कि आप छोटी सोसाइटी हो या बड़ी, 100% मेंबर्स और 100% टाइटल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट में 51% से काम चल जाता है, बट सेल्फ में 100% जरूरी है। चौथा चीज, आप जो भी प्रकार से प्लानिंग कर रहे हो, आप डेवलपर का रोल सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन का काम है कि आर्किटेक्ट सही काम कर रहा है, डिजाइन सही काम कर रहा है, लाइसेंस सही काम कर रहा है, आरसीसी सही काम कर रहा है, आपके वेंडर्स लोग डिलीवरी टाइम पे दे रहे, राइट रेट पे दे रहे, और वो ये सुबह शाम सालों साल यही काम करता है। तो उसकी एक्सपर्टाइज है। जो हम लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट बोलते हैं, देखो इंडियन सोसाइटी हैज टू सेल द फ्लैट्स आल्सो। एग्जैक्टली, डेवलपर इज सेलिंग। तो ये दोनों इशू है। आप जब बनाएंगे तो आपका ये रोज का काम नहीं है, कोई सोनार है, कोई कपड़े का व्यापारी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको आप बोलेंगे सडनली अब घर बनाने में 250 प्रोडक्ट लगते हैं, स्विच बोर्ड से लेके डोर नॉब से लेके, अब खाली पैसे देने से तो आते नहीं है,
आपको किधर ओवर बिलिंग हो जाएगी, सही क्वालिटी आएगी कि नहीं, काम निकाल पाएंगे कि नहीं। तो डेवलपर का ये जो काम रहता है कोऑर्डिनेशन का, उसके लिए एक सटीक कमिटी आपको जरूरत है। हर चीज पैसे से नहीं होती रीडेवलपमेंट में कि आपने अपॉइंट कर दिया पीएमसी कॉन्ट्रैक्टर, अब वो अपना काम करेंगे। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में आपको एक जरूरी होता है कंडक्टर जो सिर्फ ये करते रहता है। बराबर तो अगर आप खाली देखोगे, म्यूजिक बंद कर दोगे, तो आपको लगेगा ये बंदा कर क्या रहा है इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में। डेवलपर वही कंडक्टर है जिससे सिम्फनी आती है, जो प्रोजेक्ट बनता है। अब वो रोल सोसाइटी को लेना है, तो उसमें आइडेंटिफाइड लोग होने चाहिए जो ये रोल अच्छे से कर निभा पाए, पाए। अच्छे से निभा पाए। और जो आप लास्ट पैरामीटर कह रहे हो सबसे क्रिटिकल है, बना तो लोगे, बेचोगे कैसे। बराबर। तो इसमें ये एक कॉन्फिडेंस आना कि यार डेवलपर नहीं, ये सेल्फ मेड प्रोडक्ट है जो अच्छी क्वालिटी का रहेगा, जिसमें प्रोडक्ट अच्छा गया है। और वो ऐसा हो गया है कि एक स्वदेशी ग्राम पंचायत का बना हुआ प्रोडक्ट बेचना है और एक ब्रांडेड मर्सिडीज शोरूम का प्रोडक्ट बेचना है। तो ये अक्सर एक मेंटालिटी रहती है, कितना भी हम प्रवचन दे पर आदमी शोरूम में जाके वही चीज का 2 रुपया ज्यादा दे देता है। बराबर। बट जब उसे कहा जाए कि ये सब ने मिलके एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की है, एक लिज्जत पापड़ अमूल कोऑपरेटिव जैसा कुछ किया है, तो उसका वैल्यू मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे 5-6 फैक्टर्स जो मैंने कहे और दूसरे और बुक में है, इसको आप ध्यान रखिए, सोचिए, विचार विमर्श कीजिए। जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, सेटिस्फाइड हो, तो ही छलांग मारिए। क्योंकि एक बार रीडेवलपमेंट का डिसीजन लिया जाता है तो उसमें यू टर्न मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना एक क्लियर हाईवे है जिसका यू टर्न अभी 100 किलोमीटर के बाद मिलता है, तो ये और पेनफुल होता है। तो ये एकदम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और अल्टीमेटली यही हेतु है हमारे बुक का भी कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, सारे पैरामीटर सोचिए। सिर्फ एक पॉजिटिव स्टोरी को देख के छलांग मत मार दीजिए, या किसी के कहने में आके बहकावे में मत कर दीजिए। आपका लाइफ का घर भी है। एक सेल्फ रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात है आपका घर खुद आपके आपने दाव पे लगा दिया है, तो ये सोचना जरूरी है। नहीं, बट ऑफ कोर्स मैं एक और एक चीज ऐड भी ये करूंगा। देखो क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स जैसे सर ने बोला कि 6-7 पॉइंट्स तो वो कंसिडर करना ही चाहिए। बट कैसे कैसे क्या होता है, कभी कभी छोटे सोसाइटीज रहते हैं जहाँ पे डेवलपर को पता है कुछ पोटेंशियल नहीं है, बहुत डेवलपर्स आपने अप्रोच करेंगे, कोई आने को भी रेडी नहीं है। एक्सेलेंट पॉइंट। सो अक्सर क्या हो जाता है, 2 सिनारियो मैंने देखा है जहाँ पे सेल्फ रीडेवलपमेंट बहुत अच्छा चलता है। पहला, आपने कम से कम 30 डेवलपर मिल लिए, लेकिन कोई भी ऑफर देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, बराबर है। तो अब 31वें को मत ढूंढिए। कोई आइंस्टाइन आने नहीं वाला है आपकी पहली सुलझाने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि सेल्फ रीडेवलपमेंट ही सोल्यूशन है, जिसमें सबको थोड़ी कंट्रीब्यूट करना है और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और नए घर से और किसी बिल्डर का नया घर लेने से तो अच्छा है कि इधर ही थोड़ा पैसे डालो और अपने हिसाब से बना लो। तो ये पहला लीडिंग कैंडिडेट है जिसको सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए, जहां पे कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है फॉर मल्टीपल रीजंस। दूसरा कैंडिडेट जिसे जाना चाहिए, आप एक प्रीमियम लोकेशन पे, प्रीमियम सोसाइटी है जहां के मेंबर्स आपस में ही घर लेना चाहते हैं, उनको बाहर कुछ ऑफर ही नहीं करना है, या ऑफर 10 या 20% ही करना है, बाकी 70-80% फ्यूचर पोटेंशियल वहां के ही मेंबर्स को परचेज करना है। सभी को ना करना हो, बट मेजॉरिटी मेंबर्स को या फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपस में ही आपके प्री डिसाइडेड है कि ये लोग इस लोकेशन पे हमारे प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते हैं, तो 100% आप आगे बढ़िए, सेल्फ रीडेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियल क्लोजर अवेलेबल है। आपको अब फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम टू टाइम फाइनेंस मिलेंगे। फिर आपकी एक ही समस्या रहेगी कि इसको अच्छे से मॉनिटर करके अच्छा प्रोडक्ट ला के कंप्लीट कीजिए जो अचीवेबल है, क्योंकि फिर आपको भागना नहीं है 4 डायरेक्शन में, आपको एक ही डायरेक्शन करनी है। तो अगर ये 2 पैरामीटर है तो मैं कहूंगा नो ब्रेनर। बट अगर ये 2 नहीं है और आप केवल इसके लिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि कुछ ज्यादा मिल जाता है या कुछ एक स्टोरी पेंट की गई है, तो आप सचेत रहिए, पैरामीटर्स को समझिए और फिर इसमें छलांग मारिए। इसी तरह की स्टोरी हमने कवर की थी, दिखाई थी, जैसे आपने कहा चारकोप स्थित गीतांजलि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ 20 मेंबर थे। आज से 30 साल 35 साल पहले सेम सेल्फ रीडेवलपमेंट हुआ था। आज भी वो सेल्फ रीडेवलपमेंट हुए, बन के तैयार। क्या बात है। 20 मेंबर 20 मेंबर मेन रोड पे। और उन्होंने क्या किया, जब 50% प्रीमियम डिस्काउंट था, उद्धव ठाकरे साहब, और वो प्रपोजल सबमिट किया,
और क्या बात है। उन्होंने ना मुंबई बैंक से फंड लिया, ना कोई एनबीएफसी से कहीं से भी नहीं लिया सर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया, एक Excellent. प्रपोजल किया अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों को, किसी ने 50 लाख रिटायरमेंट अमाउंट था, कोई किसी ने 1 करोड़, ऐसे करके उनका प्रीमियम्स का अमाउंट आ गया। प्रीमियम्स का अमाउंट आ गया, उन्होंने सबमिट कर दिया प्रपोजल, क्या बात आईडीसीसी आ गया और रेरा नंबर ले लिया। रेरा तो बाद में लगता, लेकिन यहाँ से कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, पीएमसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया, बिल्डिंग 19 माले की बनकर तैयार। क्या बात है। तो ऐसे एग्जांपल है। लेकिन मेरा ओवरव्यू यदि देखेंगे, मैंने जो अनुभव किया है रियल एस्टेट में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मैक्सिमम 80%, 70% कॉर्पोरेशन नहीं रहता है, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन सोसाइटी बोल सकते हो। बिल्कुल। वहां पे मुश्किल है, 20 मेंबर ने कर लिया, आपने 30 मेंबर कर लिए, 40 तक सेल्फ रिडेवलपमेंट, 50 से ऊपर जाएंगे तो अलग अलग विचारधारा रहती है और मुश्किल होता है सेल्फ रिडेवलपमेंट। मैं एक कमाल की लाइन कहूंगा, मैं अक्सर ये सब सोसाइटीज को कहता हूँ, जब ये रीडेवलपमेंट वर्ड गिरता है कि सोसाइटी के एजीएम के अंदर, तो जो 30-40 साल से चलता आ रहा है, हम साथ साथ है, वो सडनली हो जाता है हम आपके हैं कौन। हाँ बराबर। तो ये वर्ड काफी कलेश पैदा करता है, क्योंकि हर एक के व्यूज रहते हैं, हर एक के सलाहकार रहते हैं, हर एक कोई एक बिल्डर फ्रेंड रखता है, हर एक इसमें अवेयरनेस रखता है। तो इस वजह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस पहेली को सुलझाना सेल्फ रीडेवलपमेंट में एक टास्क है, बट इसमें पॉजिटिव एग्जांपल्स भी अवेलेबल है जिसमें लोगों ने ही सॉल्व किए हैं, बैठ के सुलझाए हैं। तो आपको केस टू केस इसको देखना चाहिए कि आपकी सोसाइटी का माहौल कैसा है, Of course. क्या ये अचीवेबल है कि नहीं है, और फिर आप इवेल्युएट कीजिए और बेझिझक। इसमें एन नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, अभी 1 डजन से ऊपर सेल्फ रीडेवलपमेंट हो गए। अकेले चारकोप में, कांदीवली वेस्ट में लगभग 20 प्रोजेक्ट क्या बात है, क्या बात है। सेल्फ रिडेवलपमेंट। So- ये मेंबर जो बताया 25, 30, 35 एग्जैक्टली तो ये मॉडल किया जा सकता है लार्ज स्केल पे, लेकिन थंब रूल नहीं है, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। सोसाइटी टू सोसाइटी, केस टू केस, आपके संजोग के हिसाब से डिसीजन लीजिए, और इसमें कोई भी लालच में आके मत कीजिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। तो ये पाउंड आपका घर है, उस पर आप फुलिश मत रहिए, और कैसे भी करके इसमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। असुल जी, देखा गया है कि जब 2019 में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उस वक्त एक नोटिफिकेशन, मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ऑर्डर आया था सेल्फ रिडेवलपमेंट ओनली फोकस, और उसको देखा जाए तो उसका निचोड़ करेंगे तो लगभग इंटरेस्ट जो होगा सेल्फ रिडेवलपमेंट तो सब्सिडी, तो उसको मेरे ख्याल से ये साल में, अगले साल में सरकार इसमें सोच सकती है। ये बहुत ही सब्सिडी अच्छा मुद्दा आपने लिया है। सेल्फ रिडेवलपमेंट क्या हो गया था, सेल्फ रीडेवलपमेंट एक चुनावी गाजर बन गया था, जिसे फेंका गया था रिंग में, लेकिन उसके ऊपर और कोई इंसेंटिव्स नहीं दी गई थी। हो क्या गया था कि सेल्फ रीडेवलपमेंट वर्ड तो बना दिया, बट उनको सारे वही फॉर्मूला एप्लीकेबल थे जो कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट को थे। तो ये चुनावी गाजर बन चुका है 10 साल से सब्सिडीज का। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा पॉलिटिकल मसला है, क्योंकि इसमें हो क्या जाता है कि बहुत सारी सोसाइटीज सेल्फ रीडेवलपमेंट का विंडो ड्रेसिंग करेंगी और पीछे कन्वेंशनल रीडेवलपमेंट करेगी। तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आप पेपर पे दिखाएंगे कि आप डेवलपर को एज अ पीएमसी अपॉइंट कर रहे हो, और पीछे अरेंजमेंट पीएमसी की वही रहेगी, क्योंकि इंडियन से जुगाड़ में भीड़ पाना मुश्किल है। तो हमारे उधर वायरस अब आता नहीं मार्केट में, उसके पहले उसका एंटीवायरस आ जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मुद्दा थोड़ा पेचीदा है। बट हाँ, गवर्नमेंट कलेक्टर की लैंड्स पे अब भी अनाउंस किया है कि एक स्पेशल बोनस दे रही है। बहुत सारी हजारों कलेक्टर की सोसाइटीज है जो रीडेवलपमेंट 5% है, और 5% बिल्डर के थ्रू 10% रेडी। एब्सोल्युटली। तो यही एग्री किया हमारे जब डीसीएम थे देवेंद्र फडणवीस अभ्युदय नगर में, कि 1 विंडो होना चाहिए। पता लगा कि वहां पे 4-5 विंडो और ओपन हो गई, तो वो भी खुद आज के जो चीफ और ये मैं कहूंगा, एक्सेप्ट किया था। मैं जब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज्वाइन किया हूँ, ये सिंगल विंडो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 2 वर्ड फेवरेट रहे हर 5 स्टार कॉन्फ्रेंस के। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा नमक डाल के ही ये रोटी खानी चाहिए। इसमें हो पाना फिजिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है, असंभव नहीं। तो और ये मैजिकल सरकार है, दोनों तरफ से होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
वहां पे जिन लोगों को सर्विस चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको तो Exactly. दोनों तरफ से होगा तो पॉसिबल हो सकता दो हाथ से ताली बननी हाँ। चाहिए, देखो मेहनत लगेगी बट ऑफ कोर्स कभी ना Yes. कभी तो रिजल्ट पॉसिबल है। पॉसिबल है अगर डेफिनेटली। कोस्टल रोड, 14 मेट्रो लाइंस और $30 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर एमएमआर में लाया जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो और ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में मैजिशियन ही है, तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जैसे आई थिंक सो आपने ये पूरे रीडेवलपमेंट गाइड के थ्रू या आपके बुक के थ्रू सब कुछ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, और आज भी आज फुल वीडियो में आपने ऑलमोस्ट पूरा ये बुक को ही आपने एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करवा दिया। Absolutely. बट ऑफ कोर्स डिटेल में जैसे सर सुनील शर्मा जी बोलेंगे कि हमारे महासेवा के इसमें भी अवेलेबल रहेगा ये बुक्स। बिल्कुल, यहाँ से Absolutely. भी आप डिस्काउंट रेट पे, मतलब आप डिस्काउंट रेट पे ले सकते हैं। महासेवा के नंबर हम स्कूल में दिखा रहे हैं, उनको कॉल करके आप ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। कोरियर से पहुंचा दी जाएगी आपको, इसको एक मदद मिलेगी आपको आपकी सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करने के लिए। हर्षुल जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी दी लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और आते रहिए सर। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सर। बट जाने से पहले मैं एक बोलना चाहूंगा कि अभी क्योंकि यह हमारा साल का आखिरी एपिसोड रहेगा यस, एंड Wow. नए साल नए 2025 2025 हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बिल्कुल ये साल आई होप सबका अच्छा गया हो, और अगले साल हम लोग और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जो रीडेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड और भी जानकारी देते रहेंगे। और आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा डेफिनेटली आप हम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, और हर्षुल जी को भी आप कभी भी उनके लिंक्डइन आईडी पे उन पे मैसेज कर दीजिए, वो डेफिनेटली हमेशा रीच आउट, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, अप्रोचेबल है। तो आपको कुछ भी रिगार्डिंग दिस बुक ऑल्सो या कुछ रीडेवलपमेंट रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, आप उनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो ऑन हिज लिंक्डइन चैनल और हिज फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चैनल्स, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। एब्सोल्युटली, थैंक यू। सो थैंक यू Yes, सो मच और एवरीवन। ये सफर जारी रहेगा 2024 में, जो हमारा ज्ञान की गंगा अवेयरनेस और एजुकेशन का सिलसिला है। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु और महासेवा न्यूज की पूरी टीम और एमएनएस मीडिया की पूरी टीम ये 2025 में भी इस तरह के कर्तव्य दिखाएंगे, जिससे हर एक स्टेक होल्डर को फायदा हो, विन विन सिचुएशन हो। आप सभी का धन्यवाद। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपने कुछ चैट बॉक्स में आपकी कुछ क्वेरी है रिलेटेड हर्षुल जी से, तो आप लिखे जरूर, उन तक हम पहुंचाएंगे और उनका आपको जवाब भी देंगे। थैंक यू वेरी मच, सबका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।